स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है। रोज बोलती है आरफ, ये है विवियन मैरीगोल्ड, मार्क्विस मैरीगोल्ड की बेटी। विवियन, ये है लॉर्ड आरफ कोडिया। यह सुन के विवियन मुस्कुराते हैं, बोलती है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आशा है कि आप मेरी पिछली गलती को क्षमा कर देंगे। आरफ अपने दोनों हाथ सीने पे रखते हैं, बोलता है बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि आप भ्रमित हो सकती हैं। ये बोलते हुए बहुत ज्यादा घबरा रहे होता है। विवियन रोज को देखते हुए बोलती है, इससे भी जरूरी बात, सिल्विया कैसा था रोजेंटा? रोज मन में सोचते शायद वे दोस्त ना बन पाए। अगर वे आपस में घुल मिल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि उनकी पसंद और रुचि मिलती जुलती है। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, ये बहुत ही सुंदर था, चारों तरफ हरियाली थी। विवियन पूछते कि सिल्विया के लोग सचमुच पेड़ों से घर बनाते हैं? कुछ पेड़ में निवास स्थान थे, जैसे कि कोडिया कैसल, और यह तुम्हारे लिए एक तोहफा। यह तो बस एक ऐसी चीज है जो मुझे गांव में रुकने के दौरान मिली थी। मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ खास चुना होता तो बेहतर होता। विवियन पर्स को देखते हुए बोलती, ओह। फिर वे हंसते हुए बोलती, आज तक मुझे इतना आनंद कभी नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद रोजेंटा। मुझे हैरानी है कि इसके अंदर क्या है। यह बोलकर वह जब उस बैग को खोलती है तो उसके अंदर ज्वेलरी होते हैं। ये देखकर वह बोलती है, ये तो बहुत ही सुंदर है। यह सुनकर रोज बोलती है, मुझे बहुत खुशी है, मैंने लॉर्ड क्लाइड की सलाह मानी। ये सुनकर विवियन मुस्कुराते हुए बोलती, ज्वेलरी में? मैंने सुना है कि सिल्विया के लोग खुद को सजाने और संवारने में बहुत ही रुचि रखते हैं, इसीलिए तुम इतने खूबसूरत हो। ये सुन के आरफ शर्मा जाता है। विवियन जल्दी से उसके पास जाकर बोलती है, तुम कितने साल के हो? आरफ विवियन के इतने करीब होने की वजह से घबराते है, बोलता 18 साल का हूँ। विवियन बोलते है, क्या आपकी कोई बड़ी बहन है? आरफ बोलता है, मेरे पास एक है। सुनकर विवियन बोलती है, बिल्कुल। आरफ बोलते, क्षमा करे। विवियन हंसते हुए बोलती है, मुझे लगता है दोस्त कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसके बजाय छोटा भाई कैसा रहेगा? मेरे आसपास के सभी लोग मुझसे बड़े हैं और मैं हमेशा से एक पिल्ले जैसा छोटा भाई चाहती थी। यह सुन के रोज सोचते, पिल्ला, जैसे कि कोई भी इस तरह के मजाकिया प्रस्ताव से सहमत होगा। उसके उलट आरफ मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है। सुन के रोज सोचते है, कोई बात नहीं। तभी विवियन की नजर मिल के फूल पे जाती है। वह बोलती है, इसे दोबारा करो। आरफ अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए बोलता है, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है, ये मेरी बहनों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। या माँ? रोज सोचती है, आज के बाद इस बगीचे का काम पूरा हो जाएगा। वह धीरे से बोलती है, बिल्कुल एक पिल्ले और मालिक की तरह। विवियन मुस्कुराते हुए रोज को देख रही होती है। रोज बोलती है, ये कुछ भी नहीं है। विवियन बोलती है, रोजेंटा इधर देखो। यह सुन के रोज विवियन की तरफ देखती है। फूलों के बीच में खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। विवियन को इतना खुश देख के रोज मुस्कुराने लगती है। वह जाकर फूलों को लेती है और वह उसके सामने करते हुए बोलती है, विवियन, ये आप पर बहुत ही जचते हैं। विवियन फूलों को लेकर अपने चेहरा छुपा लेती है, शर्माते हुए बोलती है, धन्यवाद। रोज बोलती है, मैं सच कह रहा हूँ विवियन। ये सुनकर विवियन अपनी नजरें ऊपर करके रोज को देख रही होती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। रोज को मुस्कुराता देख विवियन जल्दी से अपना सर दूसरी तरफ कर लेती है। देखकर रोज हैरान हो जाती है। वह बोलती है, विवियन। ये बोलकर वह उसके चेहरे पे हाथ रखती है और वह बोलती है, अगर मैंने आपको किसी भी तरह से नाराज किया हो तो मुझे जरूर बताएं। लेकिन विवियन तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। विवियन जल्दी से अपना सर दूसरी तरफ करते हुए बोलती है, नहीं, मुझे लगता है कि तुमने कुछ अजीबोगरीब हुनर सीख लिया अपनी यात्रा पर। रोज बोलते है, अजीबोगरीब कौशल? विवियन बोलती है, अजीब तरह से शारीरिक संपर्क स्थापित करना। ये बहुत ही घिनौना लगता है। ऐसा लगता है कि आपका संपर्क पहले से कई अधिक सहज हो गया है। ये सुनकर तो रोज घबरा गई होती है और वह अपने हाथों को देखते हुए सोचती है, मैं नोक जितना बिल्कुल बुरा नहीं हूँ, शायद नोक का सर मुझ पर भी पड़ गया हो। विवियन बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, अलेक्जेंडर मुझे जल्दी लेने आ जाएगा। ये सुनकर रोज हैरान होकर बोलती है, अलेक्जेंडर मैरीगोल्ड? विवियन उसे बताते हुए कुछ दिनों पहले ही जागीर में आया है, जो उसके भड़कने से पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए। बोलकर वह वहाँ से जा रही होती है, तभी वह बोलती है, रोजेंटा, धन्यवाद इसके लिए। बोलते हुए विवियन बहुत ही खुश दिख रही होती है। दूसरी तरफ आरफ महल के बाहर जा रहा होता है। अभी उसे रोज की बातें याद आती है, जो बोलती है, आरफ, क्या तुम मेरी जगह पर विवियन को अलविदा करने जा सकते हो? ये सोचकर वह हंसते हुए बोलता है, कैस्टेल ने मुझे उससे विदा करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे उसके साथ खरीदारी करने के लिए एक दिन भी तय करना होगा। ये सोचते हुए बाहर आ गया होता है, तभी उसकी नजर विवियन रह जाती है, जो शांति से खड़ी होती है। अलेक्जेंडर आरफ को देखकर बोलता है, इस आदमी के साथ क्या चल रहा है? ये बोलते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। अलेक्जेंडर को इतना गुस्सा करता देख वह घबरा गया होता है। ये सुन के विवियन अपने भाई के पैर पे लात मार देती है, कमर पे हाथ रखकर बोलती है, अपनी आवाज के लहजे पर ध्यान दो, क्या मैंने तुम्हें इस लहजे का इस्तेमाल करने से मना नहीं किया था? यह सुन के अलेक्जेंडर बोलता है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अपनी बहन के साथ कुछ अच्छा समय बिताए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए काफी उत्सुक था। बताया जाता है अलेक्जेंडर मार्क्विस मैरीगोल्ड का दूसरा बेटा। आगे बोलता है, कुत्ते पालने पे प्रतिबंध लगाने के बाद आपने कहीं से उन आवारा कुत्तों को उठा लिया। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि आप किन लोगों की संगत में रहते हैं। विवियन बोलती है, आपका इससे क्या लेना देना है? नाड्यूक काफी बुरा नहीं था, अब मेरी इकलौती बहन उसके पीछे पड़ गई है। ये सुन के विवियन उसे लात मारते हैं, बोलती है, रोजेंटा के बारे में बुरा मत बोलो। अभी आरफ बोलते, क्षमा करें। अलेक्जेंडर चिल्लाते हैं, बोलता, अपना मुंह बंद करो कुत्ते। विवियन बोलती है, उसे नजरअंदाज करो और अपनी बात कहो। आरफ बोलता है, शायद आप दोनों को लड़ाई करना बंद कर देना चाहिए। अलेक्जेंडर बोलता है, मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था। विवियन बोलती है, नहीं, आवाज उठाओ। आरफ सोचता है, क्या मुझे भाई बहनों के बीच की लड़ाई में सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है? याद करते कि उसके छोटे भाई बहन भी इसी तरह लड़ते थे। विवियन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, गंभीरता से जाओ, मुझे अपने जिद्दी भाई से बात करने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। ये सुन के अलेक्जेंडर हंसते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया,
है, ये तो अच्छा विचार है। यह सुनकर विवियन उसे जीभ चिढ़ाती है। ये देख अलेक्जेंडर हंसते हुए बोलता है, अभी आप उतनी ही प्यारी हैं। ये सुन आरव सोचता है राजधानी में प्यार का मतलब कुछ और ही हो। दूसरी तरफ रोज अपने ऑफिस में अलेक्जेंडर के बारे में सोच रही होती है। अलेक्जेंडर यहाँ क्यों आया? मुख्य किरदारों पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि अलेक्जेंडर के बारे में भूल ही गई। अलेक्जेंडर अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता है। ये बात जाहिर है कि वह उसके कारण जादुई टावर को नहीं छोड़ सकता। हाल ही में घुसपैठियों द्वारा छोड़े गए जादूगर के निशान। धीरज बोलते क्या इसके पीछे अलेक्जेंडर का हाथ हो सकता है? वे नोक टेबल पे हाथ रखते हुए बोलते ये अलेक्जेंडर कौन है? आपकी अपार लोकप्रियता के लिए धन्यवाद। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। रोज बोलते मेरी लोकप्रियता से आपको थकान क्यों होगी? नोक मुस्कुराते हुए बोलता है खैर मुझे ये सवाल पूछना था। हाँ मुझे हैरानी है कि ऐसा क्यों? उस टेबल पे हाथ पटकते हुए बोलती बकवास। वे वहाँ से जाते हुए बोलते अलेक्जेंडर विवियन का बड़ा भाई है। वे खिड़की के पास जाकर सोचती है खलनायक विवियन का बड़ा भाई और खुद विक्टफोर्ड भी ड्रैकुलिस के अधीन एक खलनायक है। मूल उपन्यास में अलेक्जेंडर नोक के लिए सिर्फ एक शिकारी कुत्ता था। भी जादुई टावर में काफी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति। जब हम छोटे थे हमारी पहली मुलाकात के दौरान वह जादू के दौरान उतना संवेदनशील नहीं था। उस समय मेरी असली पहचान का पता चलने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब स्थिति कुछ और हो सकती है। नोक के चले जाने के बाद वर्तमान में जादूगर के टावर में सर्वोच्च पद उसी का है। यह सोचकर वह अपने होठों को काटते हुए बोलती है और इस बात की संभावना कि हमारे घुसपैठियों जादुई शक्ति के प्रति संवेदनशील हो। नो बोलते है कोई नहीं। रोज परेशान होते हुए बोलती है ऐसा कैसे? रोज की तरफ आते हुए बोलते है ऐसा नहीं है कि जादुई शक्तियों के प्रति संवेदनशील होना कोई सामान्य विशेषता है। किसी व्यक्ति के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं है। उसने उस सारी जादुई शक्तियों की इतनी लापरवाही से इस्तेमाल किया होगा। यह बोलकर वह रोज का हाथ पकड़ लेता है, अपनी तरफ करके उसके होठों को छूते हुए बोलता है इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रोज बोलती मैं कभी चिंतित नहीं थी। लोग मुस्कुराते हुए बोलते हाँ सही है, आप कभी चिंतित नहीं रहते। मैं ही वही व्यक्ति हूँ जो ज्यादा चिंतित रहता है। मुझे डर है कि दूसरे लोग तुम्हें देख लेंगे जिस तरह मैं तुम्हें देखता हूँ। रोज बोलती ओह तो याद करती है विवियन की बात है जो बोलती इतना अजीब। ये याद करके वह नोक को अपना हाथ नीचे करने के लिए बोलती है। नोक बोलता अचानक। रोज उसका हाथ पकड़ के गुस्से में बोलती है अगर कुछ पूछना है तो पूछो। ये घुसपैठिए का हाथ किसका है? नोक बोलता है ये मेरा हाथ है। रोज वहाँ से जाते हुए बोलती मुझे ये जानकर खुशी हुई कि कम से कम आपको तो ये पता है। वह शीशे के सामने खड़े होकर बोलती है नोक यहाँ पे बैठो। नोक आकर कुर्सी पे बैठ जाता है। रोज उसके बालों में कोम करते हुए सोचती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुके हैं। नोक बोलता है बस थोड़ी देर और। रोज कोम रखते हुए बोलती है हम यहीं पे क्यों नहीं रुक जाते? नोक खड़ा होते हुए बोलते है ठीक है। नोक को अपनी बात मानता देख रोज हैरान होती है। नोक रोज के कंधे पे हाथ रखता है और उसे कुर्सी पे बैठा देता है। रोज बोलती है तुम क्या कर रहे हो? नोक रोज के करीब झुकते हुए बोलता है मैं आपके बालों में कोम करके देखना चाहता था। रोज बोलती है तुम मेरे साथ गुड़िया जैसा व्यवहार कर रहे हो। कुछ देर बाद नोक रोज को बालों में कोम कर रहा होता है और वह ये करते हुए बहुत ही प्यारा दिख रहा होता है। रोज बोलती है क्या आप इसे कोम करना कहते हैं? नोक परेशान होकर पूछता है अगर मैं ज्यादा जोर से करूँ और चोट लग जाए तो क्या होगा? रोज सोचती है वह बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये तो उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट है। ये सोचकर वह नोक का हाथ पकड़ लेती है। मुस्कुराते हुए बोलती इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। नोक बोलता मुझे आपकी तारीफ बहुत ही पसंद आई। रोज बोलती अगर तुम बात मानते रहोगे मैं आपकी तारीफ इसी तरह से कर सकती हूँ। नोक मुस्कुराते हुए बोलता मैं जानता हूँ। उसका हाथ पकड़ के बोलते ये पहली बार था जब तुमने खुद मेरा हाथ पकड़ा था। मैं सिर्फ कोम करने से संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा। कोम करना मेरे लिए शारीरिक संपर्क स्थापित करने का मात्र एक तरीका है। अगर मैं वो बात जोर से कहूँ जिससे मुझे सच में संतुष्टि मिलेगी आप बेहोश भी हो सकते इसलिए। और वह उसके हाथ पे चूमते हुए बोलता है मुझे उकसाने से पहले 2 बार सोच लें। मुझे मनचाही चीजों का प्रस्ताव मिल रहा है। दूसरी तरफ एम्परर जाते हुए सोचते हैं आखिर होलीनेस का देहांत कैसे हो गया? नौकरानी बोलती योर मैजेस्टी। एम्परर बोलते सेंटेंस कहाँ है? नौकरानी बोलती बगीचे में। ये सुन के एम्परर बगीचे में आ जाते हैं। वहीं योरा मुस्कुरा रही होती है। इसे देखकर एम्परर हैरान हो जाते हैं। योरा मुस्कुराते हुए बोलती योर मैजेस्टी, जिस वजह से एम्परर को कुछ हो जाता है। वे अपने होठों को काट लेते हैं। सोचते हैं रोजेंटा, लेकिन तभी योरा एम्परर के गले लगकर बोलती है मुझे आपकी बहुत याद आई। आप दुनिया में कहाँ गए थे? हाई प्रीस्ट होली लैंड के लिए रवाना हो गया है। और वह जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखकर बोलती है शायद मुझे ये बात साझा नहीं करनी चाहिए। एम्परर बोलते है ठीक है। यह सुन के योरा बोलती है धन्यवाद। फिर वह मुस्कुराते हुए अपने बाल को पीछे करते हुए बोलती है मिले हुए काफी समय हो गया है, क्या आप थोड़ी देर बातचीत करने के लिए रुक सकते हैं? ये सुन के एम्परर को कुछ हो जाता है। वह बोलते हैं ठीक है। ये सुन के योरा उनका हाथ पकड़ के बोलती है चलिए उस चाय की टेबल पे चलते हैं। एम्परर मन में सोचते मैंने ऐसा नहीं सोचा था और फिर मैं एक ऐसा जवाब दे रहा हूँ जैसे मैं किसी जादू के असर में हूँ। और उनके मन में रोजेंटा का ख्याल आ रहा होता है। कुछ देर बाद महल के अंदर एम्परर और मार्क्विस थके होते हैं। रोज कमरे में आते हुए सोचती है कितनी धूल है, मैंने जानबूझकर एक दिन बाद का दौरा किया। वह पर्दे को हटाते हुए बोलती है लगता है कि आपके लिए आपके काम को पूरा करने के लिए एक दिन काफी नहीं था। एम्परर की हालत इस वक्त बहुत ही खराब हो गई होती है। वह बोलते रोजेंटा कहते हैं समय से बहुत पीछे चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
मैं थक कर मर जाऊंगा। ये सुन के मार्कस बोलते आप बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं और साथ ही में होलीनेस की मृत्यु से भी निपटना है। ये सुन के रोज हैरान हो जाती है, इस होलीनेस की मृत्यु हो गई थी। मार्कस बोलते मैं इतने सारे मामले को अकेले नहीं संभाल सकता और मैजेस्टी इन सारे काम में पिछड़ने का एक ही कारण है कि आप अचानक चले गए थे। रोज सोचती हालात ऐसे कैसे हो गए। हालांकि मैंने मून उपन्यास में पढ़ा था इस होलीनेस की मृत्यु ये घटना कहानी में थोड़ी देर बाद घटी थी, जब पूरे साम्राज्य में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। कहानी की शुरुआत में इस होलीनेस की यात्रा होते ही एक नजरअंदाज क्षेत्र को मदद करने के लिए बाद में आधिकारिक तौर पे ये घोषणा की जाती कि वह लापता हो गया है और उसके कुछ समय बाद उसका शव मिलता। परिणाम स्वरूप संत योरा का प्रभाव बढ़ जाता है, साथ ही साथ उस उत्साह और मूर्ति पूजा के साथ जो उसे घेरे हुए हैं जिसने उसकी सेवा की आखिरकार पोप बन जाता और एक ऐसी दुनिया का खुलासा होता जो पूरी तरह से उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद होते हैं। घटनाओं को जिस तरह से कहानी में आगे बढ़ाया गया वह जरूरी नहीं है। जो बात मुझे परेशान करती है वह बाद में घटित होने वाली घटनाक्रम है। अगर ये ऐसी घटनाएं जिनका मैं भविष्य में आभास कर सकती हूँ तो इससे निपटना आसान हो जाएगा। मैं बोलती मुझे किसी बात को लेकर जिज्ञासा है। इसका मतलब है कि हिज होलीनेस की अचानक मृत्यु हो गई। एम्परर बोलते होलीलैंड के अनुसार उन पर डाकुओं के एक समूह ने घात लगाकर हमला किया था। उनका दावा है कि उनके साथ कुछ ही पुजारी थे और डाकुओं के हमले के सामने उनके बचने की कोई भी संभावना नहीं थी। रोज सोचती है लगता कहानी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। वह बोलती है एम्परर कि आपको विश्वास नहीं हुआ था कि यही हुआ था। एम्परर बोलते भले ही होलीनेस ने अकेले जाने पर जोर दिया हो, क्या आपको सच में लगता है कि उन्होंने उनके साथ कुछ ही पुजारियों को भेजा होगा। यह बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा लालची छोटा सुअर किसी भी वीरान इलाके में मदद करने के लिए खुद से जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के मार्कस चिल्लाते हुए बोलते योर मैजेस्टी आप उनके बारे में जो कुछ भी कहते हैं उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। आप भली भांति जानते हैं कि इस देश का एकमात्र धर्म है। एम्परर बोलते क्या ये एक ऐसी बात नहीं है जिस हिज होलीनेस से मिलने वाला हर व्यक्ति पहले से ही जानता हो। मुझे पूरे यकीन है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इस समय आपको उनके कल्पनीय मात्रा में धन राशि दान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सुन के मार्कस अपना सर पकड़ लेते हैं और आप कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने खुद से भाग लिया। कितना मजाकिया विचार है। ये कहते हुए एम्परर मुस्कुरा रहे होते हैं। रोज बोलते निश्चित रूप से ये थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे वीराने इलाके में खुद से सेवा करने का विचार भी उस जैसे व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा। वहाँ पूरा 1 साल बिताना उसके लिए धरती पर नरक से कम नहीं होगा। ये सोचकर रोज बोलते तो आपके विचार से क्या हुआ होगा योर मैजेस्टी। एम्परर बोलते वर्चस्व की लड़ाई एक बार अगर सड़ना शुरू हो जाए तो ये बीमारी की तरह फैलती है, चाहे आप इसे कितनी बार काट के साफ कर दें। सड़ा हुआ मुख्य अंग और यह बात उस अंग के मामले में बिल्कुल सही है। रोज बोलती योर मैजेस्टी क्या आप सच्चाई को उजागर करने की योजना बना रहे हैं। एम्परर बोलते नहीं और वह कागजात को देखते हुए बोलते आखिरकार यह सब सिर्फ अटकलें हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। रोज सोचते वर्चस्व के लिए इस तरह की लड़ाई लड़ने में समर्थ होते हैं तब तो वह सारे सबूत नष्ट हो चुके होते हैं। दूसरे देश के मामलों में जबरदस्ती दखल देने से आमतौर पर लाभ से कई अधिक नुकसान होता है। ये सोचकर वह बोलती है मैं अलविदा लेता हूँ और आप लोग काम पर वापस जा सकते हैं। ये बोलकर वह कमरे के बाहर आ जाती है और वह मन में सोचती है संत को दवाई पिलाना पहले जरूरी है। सोचकर वह यूरो के पास आ जाती है। नौकरानी उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए बोलती है। मन में सोचती है यूरो को वह औषधि कैसे पिलाएगी। इसका एक ही तरीका होगा कि जब वह किसी दूसरी चीज में व्यस्त हो तो वह चुपके से उसकी चाय में मिला दे। वह सोच ही रही होती है तभी दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आती है। यूरो कमरे में आकर बोलती है हेलो ड्यूक एस्ट्रेल, आपके आने के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। रोज मन में सोचती है एक उचित शाही अभिवादन पिछली बार से बिल्कुल अलग। वह मुस्कुराते हुए बोलती मुझे आभारी होना चाहिए, आपने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया। यह बोलने बाद कमरे में शांति हो गई होती है। रोज चाय का कप उठाते हुए बोलती है चाय काफी महक रही है। यूरो बोलती है हाँ, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह आपके स्वाद के अनुकूल होगा। सच कहूँ तो जब मुझे पता चला कि आप यहाँ घूमने आए हैं तो मुझे बहुत हैरानी हुई। रोज बोलती क्या मेरी यात्रा इतनी अचानक थी। यूरो बोलती हाँ, लेडी विवियन के साथ भी वही घटना हुई थी जिससे मैं काफी परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने मान लिया कि आप मुझे नापसंद करते हैं। वह मन में सोचती है ये सच है कि वह मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अभी मुझे उसकी सतर्कता कम करनी है। वह मुस्कुराते हुए बोलती मुझे आपको नापसंद करने का कोई कारण नहीं है संत, मुझे इस होलीनेस की मृत्यु के बारे में पता चला। यूरो बोलती क्या आपको योर मैजेस्टी ने बताया। रोज बोलती हाँ, मैंने सुना कि हाई प्रीस्ट इस मामले से निपटने के लिए अभी वहाँ है। इस समय आपके लिए हालात मुश्किल हो गए होंगे। यूरो बोलती है मैं ठीक हूँ, मेरे पास योर मैजेस्टी और दासी भी हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आगे चलकर आप मेरे साथ होंगे ना। ये सुनकर विवियन मुस्कुराते हुए बोलती बिल्कुल, अभी तो हेलियोस साम्राज्य के लिए अनमोल तोहफा और खजाना है। ये सोचकर वह मन में बोलती यही मेरा मौका है और वह चाय का कप छोड़ देती है। इसकी वजह से चाय उसके पैर पे गिर जाती है। रोज ने जलन के मारे अपना पैर पकड़ लिया होता है। ये देख के यूरो चिल्लाते हुए बोलती है नहीं, क्या वहाँ कोई है। यूरो की आवाज सुन के वे तीनों लड़कियां अंदर आकर बोलती सेंटेस। रोज यूरो को दूर ले जाने के लिए बोलती है तक कि वहाँ की गंदगी न साफ हो जाए। वह अपने हाथों के लिए मरहम मंगाती है और वह उन्हें दूसरी चाय लाने के लिए बोलती है। सुन के वह लोग मान जाते हैं और यूरो को लेकर वह चले जाते हैं। दरवाजा बंद होता देख कर रोज जल्दी से पोशन निकालती है
और चाय में डाल देती है और मन में सोचती इतना काफी होना चाहिए, सब कुछ तैयार है, बस एक बार वह चाय पी ले। कुछ देर बाद यूरा कमरे के अंदर आ गई होती है और वह रोज से उसकी हालत के बारे में पूछती है। रोज मुस्कुराते हुए बोलती है मैं ठीक हूँ। मन में सोचती है शायद इसका उल्टा असर हुआ होगा। जब भी मैं चाय की चुस्की लेने की कोशिश करती हुए सहम जाती है। ये सोचकर वह उसे चाय पीने के लिए बोलती है। वह योरा का हाथ पकड़ कर बोलती है ज्यादा गर्म नहीं है, मुझे यकीन है कि इससे आपकी बेचैनी कम होगी। यह सुन के योरा रोज को धन्यवाद बोलती है और वह चाय पीती है। उसे पीता देख रोज सोचती है हो गया। योरा हंसते हुए बोलती है आप सही थे, मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। रोज बोलती है मुझे ये सुनकर बेहद ही खुशी हुई, मुझे लगता है कि आप भी होली लैंड की यात्रा पे निकलेंगे। योरा बोलती है होली लैंड। रोज बोलती है कुलीन और राज्य परिवार के सभी सदस्य पॉप के राज्य अभिषेक के समय वे वहाँ पहुँचते हैं। योरा मुस्कुराते हुए बोलती मुझे नहीं पता था, तो अगर मैं जाऊँ तो वहाँ मुझे हाई प्रीस्ट देखने के लिए मिलेंगे। रोज बोलती है मुझे विश्वास है इसलिए। योरा धीरे से बोलती है और उसे ग्रहण करने में सक्षम होना। रोज को समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। योरा बोलती है मुझे यकीन है कि हम सब जाएंगे। रोज बोलती है हम सभी के द्वारा। योरा पूछते है कि योर मैजेस्टी भी वहाँ आएंगे। रोज मन में सोचते हुए थियोडोर के बारे में बात कर रही थी, लेकिन तभी एम्पर वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलते रोजेंटा। योरा मुस्कुराते हुए बोलती योर मैजेस्टी। एम्पर उसे अनदेखा करके रोज की तरफ बढ़ जाते हैं और उसका कंधा पकड़ के बोलते क्या आप ठीक है, क्या आपको कहीं चोट लगी है, चलिए पहले डॉक्टर बुलाते हैं। एम्पर को इतना परेशान देखकर रोज बोलती योर मैजेस्टी मैं ठीक हूँ, कृपया बैठ जाइए। एम्पर रोज का हाथ पकड़े हुए बोलते क्या आप वाकई में ठीक हैं? रोज बोलती हाँ मैं सचमुच ठीक हूँ। योरा बोलती योर मैजेस्टी क्या आप ड्यूक के बारे में चिंतित होने के कारण यहाँ आए हैं? एम्पर गुस्से में योरा की तरफ देखकर बोलते ओह मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं संत। एम्पर सोफे पे बैठ गए होते और कमरे में बिल्कुल शांति होती है। रोज मुस्कुराते हुए बोलती आप अपने सामने बैठी हुई इतनी खूबसूरत संत को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? योर मैजेस्टी आप बहुत ज्यादा मजाक करते हैं। एम्पर बोलते वो मजाक नहीं था। दूसरी तरफ योरा अपने आप को नजरअंदाज होता दे अपने कपड़े को पकड़ते हुए बोलती योर मैजेस्टी मैंने क्या गलती की है? तो आप बहुत दयालु तो अचानक ऐसा क्या हो गया? और वह रोते हुए बोलती क्या आप अपने ये दोस्त ड्यूक पे विश्वास करते हैं? मेरी वजह से उसे चोट लगी? सुन के एम्पर घबराते हुए बोलते मेरा मतलब वो नहीं था। रोज की नजर एम्पर पे होती है। ये देख वह अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। योरा खड़े होते हुए बोलती मुझे माफ करना, मैं क्षमा चाहती हूँ बोलकर वो कमरे से भाग जाती है। एम्पर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। रोज बोलती क्या तुम उसके पीछे भागोगे? मैं मन में सोचती है योरा ने मेरे द्वारा बनाया गया पोषण पी लिया, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। एम्पर बोलते कि ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा करने वाला था। यह सुन के रोज अपने माथे पे हाथ रखकर सोचती है मैं असफल हो गई हूँ। वह बोलती है आप हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहे थे एक अभिश्राप के कारण, तो मैंने अभी एक पोषण का प्रयोग किया। ये बोलते हुए एम्पर को देख रही होती है। फिर वह मुस्कुराते हुए बोलती है लेकिन ऐसा लगता है कि मैं असफल हो गया हूँ। यह सुन के एम्पर मुस्कुराने लगते हैं और वह ब्लश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ योरा कॉरिडोर में भाग रही होती है, लेकिन अचानक वह रुक जाती है क्योंकि कोई उसके पीछे नहीं आ रहा होता है। महसूस होते ही वह अपने होठों को काट लेती है। गुस्से में अपना सर पकड़ के चिल्लाने लगती है। उसे ऐसा करता देखने को रानी डर जाती है। वह बोलती है सेंटेस। योरा अपने आप को शांत करते हुए बोलती है मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि कोई आसपास होगा। सुन के नौकरानी वहाँ से चली जाती है। योरा अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती है। वह अपने बेड की तरफ जाने लगती है और बेड पे बैठ जाती है और वह अपना सारा गुस्सा बेचारे तकिए पे निकालने लगती है। उस बेचारे को घुसे पे घुसा मार के जिस वजह से तकिया फट जाता है और योरा इस वक्त हाफ रही होती है। मन में सोचती है योर मैजेस्टी का मुझसे मिलने का एक अच्छा संकेत था, क्योंकि योर मैजेस्टी और ड्यूक एक दूसरे के करीब हैं। मुझे लगा था कि अगर उसे पता चलेगा कि ड्यूक घायल हो गया तो वह तुरंत दौड़कर आएगा। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। वे दोनों आदमी क्योंकि वह पहला चीज कैसे था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया, यह याद आते ही वह गुस्से में अपने होठों को काट लेती है, जिस वजह से उसके होठों से खून निकल होता है। वह बोलती वह मेरे पीछे नहीं आया, मैं कहाँ गलत थी, अगर हाई प्रीस्ट यहाँ होते तो मुझे आशीर्वाद मिल जाता। वह मुझ पर जो विशेष कृपया बरसाते हैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आते हुए बोलती सही, उन्होंने कहा था कि वह सभी होली लैंड जल्दी ही आएंगे। वह मुस्कुराते हुए बोलती ये मेरे पास ही होने चाहिए, मैं पहली नजर में प्यार हो गया था। इस मैजेस्टी शुरू से ही मेरा पसंदीदा व्यक्ति था। ये बोलते हुए अपने होठों से खून साफ करती है, लेकिन वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही होती है। दूसरी तरफ सभी लोग नोटिस बोर्ड को देख रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि इस होलीनेस की मृत्यु हो गई है। यह पढ़कर लोग बोलने लगते हैं तो इसका मतलब है कि दूसरा व्यक्ति बोलता है मैंने सुना है कि हाई प्रीस्ट कोनिटेल का उत्तराधिकार समारोह जल्दी ही होने वाला है। सीन ड्यूक मेंशन को होता है। रोज कॉरिडोर में जाते हुए सोचती है पोप के पद को ग्रैंड समारोह आयोजन जल्दी ही होने वाला है। अपना कर्म मूल कहानी से भटकने लगा है। इस समय एक पूरी तरह से अनजाना भविष्य वास्तविकता बन सकता है। मुझे जल्दी ही इस संत की परेशानी हल करनी होगी, जितना जल्दी हो सके। तभी कोई बोलता है ड्यूक एस्टेल। रोज बोलती है एना बोलती है कि आप दोबारा ऊपरी मंजिल पे जा रहे हैं? रोज बोलती है हाँ, मैं आज दोपहर का भोजन नहीं करूंगा, शेफ को बता देना। एना बोलती है लेकिन रोज वहाँ से जाते हुए बोलती है एना मेरे पीछे मत आना। एना बोलती है ड्यूक, लेकिन रोज वहाँ से चली जाती है। वह ऊपरी मंजिल पे आ गई होती है और वह नोक को वहाँ पे देखती है।
है। मैं सोचते मैंने आना को रास्ते से हटा दिया, अब मुझे नोक से निपटना होगा। नोक मुस्कुराते हुए बोलते मैं जानता था कि आप आएंगे। रोज उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सोचते मेरे पास बात करने का समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके मुझे वहाँ पहुँचना है। रोज को देख के मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अचानक ही रोज बैरियर से टकरा जाती है। बैरियर को छूते हुए बोलती ये क्या है। नोक बोलता मुझे पक्का नहीं पता। ये सुन के रोज गुस्से से बैरियर पे लात मारने लगती है। वह पलट कर चिल्लाते हुए बोलती है नोक मैं शांति से बोल रही हूँ, इसे हटा दो। नोक बोलते मैं ऐसा नहीं करना चाहता। रोज को देखते हुए बोलते ये सम्राट होना चाहिए, शायद इसी वजह से तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो। जिस औषधि को बनाने में आपने इतनी मेहनत की उसका कोई असर नहीं हुआ और इसलिए आप ये सब कर रहे हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ। ये सुन के रोज अपनी आंखें बंद करके बोलती हाँ। नोक मुस्कुराते हुए बोलते मुझे पता था, मुझे ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन फिर भी मैं इस जलन के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता जो मेरे अंदर मुझे मरोड़ रही है। ये सुन के रोज बोलती है नोक और फिर गुस्से से बैरियर पे मुक्का मारती है और बोलती है जल्दी से खोलो इसे। सीन चेंज होकर रोज के ऑफिस का होता है, जहाँ पे वे अपना काम करते हुए सोचती है सबसे ऊपरी मंजिल में पहुँचने में मैं असफल रहा। नोक चेयर को खिसकाता है और उस पे झुकते हुए बोलता है ड्यूक। रोज बोलते है क्या। नोक बोलता है आपने अभी जो लिखा है, और वह इशारा करते हुए बोलता है आपने लिखा था कि आपने उसे अमृत पिलाया है, सर्दी जितनी अधिक होगी दवा का असर उतना ही अधिक समय लेगी, क्या होगा कि अगर यह भी अलग ना हो। रोज बोलती है ठीक है, यह वाकई काफी गंभीर सर्दी है, तो फिर ये निश्चित रूप से अधिक संक्रमण होना चाहिए, यह आगे की तरफ फैल रहा है। मन में सोचती है मैं अभी महल जाकर यूरोप को और करीब से देखने का मन कर रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे जल्दी एक और मौका मिलेगा, जब सभी लोग होली लैंड की ओर जाएंगे सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा। सीन चेंज होकर लाइब्रेरी का होता है। रोज आरफ से बोलती है कि आपने नौकरी की तलाश की है। आरफ उदास होकर बोलता है मैंने देखा, लेकिन सिलेवा में मेरी शिक्षा ने मुझे इस जगह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं किया, ये थोड़ा मुश्किल है चीजों के अनुरूप बदलना। ये सुन के रोज को बुरा लग रहा होता है। आरफ रोज की तरफ देखकर बोलता है ड्यूक एस्टेल मैं बिजनेस चालू करने के बारे में सोच रहा हूँ। रोज बोलते क्या तुम कह रहे हो कि तुम बिजनेस चालू करना चाहते हो। ये सुन के आरफ घबरा जाता है। आरफ परेशान होते हुए बोलते ठीक है, जैसा कि मुझे जैसा कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू कर सकता है। रोज हंसते हुए बोलते बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि डचेस कोर्टिया ने आपको इस महान दुनिया को देखने के लिए भेजा है, क्योंकि उन्होंने आप में कुछ देखा था। अगर आप कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सुन के आरफ खुश होकर बोलते हैं दरअसल सिलेवा में वापस माल परिवहन के मामले में मेरी माँ अक्सर मुझसे सलाह लेती थी, क्योंकि मानचित्र बनाना मेरा शौक बना हुआ है। जब भी उन्हें भूगोल संबंधित कोई सवाल होता था वे अक्सर मेरे पास आती थी। ये विचार वहीं से आया। ऐसा समय जरूर आता होगा जब आम लोग कुछ न कुछ चाहते होंगे, बहुत दूर से भेजा या पहुंचाया गया। क्योंकि मुझे भूगोल और मानचित्र में पहले से ही रुचि है, मुझे लगता है कि मैं सामान ले जाने वाले बिजनेस के लिए उपयुक्त हो सकता हूँ। ये सुन के रोज को समझ आ जाता है कि उसे चंद्रमा की कब्र से लाए गए कंकालों का क्या करना है। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें शांतिपूर्ण दुनिया में युद्ध छेड़ने के लिए उकसा सकूं। अगर मैं लोगों के सामने घुमाऊं तो वह शैतान कह सकते हैं। इन सामान ले जाने का कारोबार एक अलग कहानी होगी। वह कंकाल पूरी तरह से मेरे अधीन है और वह 24 घंटे इधर उधर दौड़ने के बाद भी नहीं थकेंगे। और अगर मुझे भविष्य में कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मेरा सीधे उनसे संपर्क होगा। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए बोलती आरफ हैरान होते हुए बोलते हाँ। रोज बोलते एस्टेल स्टेट किसी भी तरह से समृद्धि नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं आपके बिजनेस में निवेश करना चाहूंगा। ये सुन के आरफ खुश होकर बोलते हाँ बिल्कुल। रोज मन में सोचती मुझे आरफ को अपनी शक्ति के बारे में बताना होगा, मुझे उससे बंधनकारी मंत्र से अधीन करना चाहिए। यह सोचकर वह आरफ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलती है आरफ मेरा हाथ। वह आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही कुछ अजीब महसूस होता है, जिसे महसूस करके वह बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। जल्दी से सोफे पेट से उठ जाता है। आरफ को ऐसा करता देख रोज भी हैरान होती है, लेकिन तभी आरफ बोलता है मुझे माफ करना। रोज उसे परेशान होता देखकर बोलती है क्या बात है। आरफ मुंह पकड़े हुए खड़ा होता है। रोज खिड़की के बाहर देखती है तो उसकी नजर नीचे विवियन पे जाती है और उसके भाई अलेक्जेंडर पे। वह सोचते वह यहाँ क्या कर रहा है। यह सोचकर वह आरफ से माफी मांगती है। मुझे जाकर उनका स्वागत करना है, हम बाद में बात करेंगे। यह सुन के आरफ जल्दी से बोलते कोई परेशानी नहीं है। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। रोज खिड़की के बाहर देखकर हैरान हो जाती है और वह थोड़ा गुस्से में हो जाती है, क्योंकि नोक विवियन के पास गया होता है और वह सोचती है नोक वहाँ क्या कर रहा है। ये देख के वह जल्दी से नीचे जा रही होती है। महल के अंदर विवियन अपने भाई पे चिल्लाते हुए बोलती तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई बेहतर काम नहीं है। अभी इसी वक्त जादूगर के टावर में जाओ। अलेक्जेंडर बोलता है जब तक मैं धूर्त धोखेबाजों का चेहरा नहीं देख लेता जिसने मेरी बहन को धोखा दिया है, तब तक मैं एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। उन दोनों को आपस में झगड़ता देखकर रोज सोचते हुए एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं, हालांकि उनके व्यक्तिगत पूरी तरह से अलग है। वह मुस्कुराते हुए बोलती है विवियन जल्दी से पलट कर बोलती है रोजेंटा आप होली लैंड जा रहे हैं ना। रोज मुस्कुराते हुए बोलती है बिल्कुल। विवियन रोज का कपड़ा पकड़ के बोलती है हमारे परिवार के साथ क्यों नहीं आते। रोज बोलती है आपसे जुड़ने
छोड़ना। विवियन मुस्कुराते हुए बोलती हाँ, अलेक्जेंडर का फायदा उठाने का बिल्कुल सही मौका है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा परिवार आपका खुले दिल से स्वागत करेगा। यह सुन के अलेक्जेंडर गुस्सा करते हुए बोलता है कौन कहता है? फिर वे अपने आप को शांत करते हुए बोलते हैं मैंने मना कर दिया, मैं आज यहाँ प्रचार करने नहीं आया हूँ। चारों ओर इतनी उतारता। विवियन बोलती खैर जो भी हो, मैं रोजेंटा के साथ जाऊंगी, बात यहीं पे खत्म होती है। फिर वे रोज से बोलते आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? विवियन को इस तरह बात करता देख अलेक्जेंडर चिढ़ गया होता है। रोज मुस्कुराते हुए बोलती है अगर आप ऐसा कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सुनकर विवियन बोलती है बहुत बढ़िया। रोज बोलती है धन्यवाद लॉर्ड मैरीगोल्ड। शाम हो गई होती है। विवियन गाड़ी के बाहर देखते हुए बोलती यात्रा वाले दिन आपसे मुलाकात होगी। यह बोलकर वे अपनी जगह पे बैठ जाती है। अलेक्जेंडर बोलते हुए नेवले जैसा दिखता था। विवियन परेशान होकर बोलती है मानो ऐसा हो ही ना, आप अपने बारे में बात करना बंद करें। अलेक्जेंडर बोलते क्या वाकई उसे हमारे साथ लेना होगा? विवियन बोलते आपके कौशल के साथ कुछ अतिरिक्त लोगों को ले जाने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अलेक्जेंडर बोलते कोई परेशानी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इसके लिए कितनी जादुई ऊर्जा की आवश्यकता होगी? इसके बाद मैं कुछ दिनों तक जीवित लाश की तरह पड़ा रहूंगा। ये बोलते हुए अलेक्जेंडर बहुत ही परेशान दिख रहा होता है। विवियन बोलते तो फिर आपको इस मौके का फायदा उठाकर कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। ये सुन के अलेक्जेंडर भड़कते हुए बोलता आप कितनी विचारशील हैं। विवियन तुम्हें ऐसे बदमाशों को कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं आने देना चाहिए। विवियन बोलती है मानो मुझे अपने बेतुके विचारों से बहकाने की कोशिश करना बंद करें। विवियन बोल ही रही होती है तभी अलेक्जेंडर को कुछ अजीब महसूस होता है और वह जल्दी से गाड़ी के बाहर देखते हुए बोलता है रुक जाओ यहीं पे। उसे गाड़ी से निकलता देखकर विवियन बोलते अलेक्जेंडर बोलता अंदर है ना विवियन, आपको बाहर नहीं देखना है, समझ गए? ये सुन के विवियन डरते हुए बोलती है ठीक है। अलेक्जेंडर ड्राइवर को गाड़ी ले जाने के लिए बोलता है। गाड़ी के चले जाने के बाद अलेक्जेंडर बोलता है कौन हो तुम? देखते हुए नॉक होते हुए बोलते खैर। अलेक्जेंडर मन में सोचता आमतौर पर मैं उस पर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग पहले ही कर चुका होता, लेकिन ये बदमाश जैसे ही हमारे पास आया उसने अपनी जादुई ऊर्जा को बेकाबू होने दिया। मुझे बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा। नॉक अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए क्या तुम सचमुच बिना जाने ही मुझ पर हमला करने आ गए? अलेक्जेंडर मन में सोचता है उसने एक मंत्र भी नहीं पढ़ा। गुस्से से बोलता है कौन हो तुम? नॉक बोलता है मैं। ये बोलकर वे अपने जादू का इस्तेमाल करने लगता है अलेक्जेंडर के ऊपर, जिसकी वजह से वह अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने ले आता है। तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है क्या तुम सचमुच नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? यह बोलकर वह उसका सर पकड़कर उसे नीचे गिर देता है। अलेक्जेंडर गुस्से से मन में सोचता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? नॉक बोलता है तो तुम इसी तरह ना समझ बनने का नाटक करते रहोगे? मन में सोचता है मेरे शब्द मैंने लगभग उसे बता ही दिया था कि एस्ट्रल स्टेट से आया हूँ, मैं ड्यूक को परेशानी में नहीं डालना चाहता, इतना काफी होना चाहिए उसे सबक सिखाने के लिए। ये सोचकर वह अलेक्जेंडर को छोड़ते हुए बोलता है अब से आपको सावधान रहना चाहिए। नॉक वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं दूसरी बार इतनी नरमी नहीं बरतूंगा। अलेक्जेंडर अभी भी वहीं पे बैठा होता है। दूसरी तरफ ड्यूक एस्टेट में नॉक वापस आ गया होता है। रोज बोलती है तुम कहाँ चले गए थे? नॉक वहाँ से जाते हुए बोलता है क्या आप उत्सुक हैं? रोज बोलती है हाँ मैं हूँ। नॉक सोफे पे बैठते हुए बोलता है मैंने तुम्हारे लिए खुद को रोका, बस इतना काफी है कि उसे कोई जादुई घेरे से समस्या ना हो। रोज मन में सोचते इसलिए वह अलेक्जेंडर के पीछे गया। रोज बोलती है तुमने उसका पीछा क्यों किया? नॉक बोलता है उसे अपने गलत काम के लिए सबक सिखाना जरूरी था। रोज बोलती है और उसने आखिर इतनी बड़ी गलती क्या की थी? नॉक बोलता है वह चोर जो ऊपरी मंजिल में घुस गया। ये सुन के रोज गुस्सा हो जाती है। वह बोलती है कि इसका मतलब यही हुआ उसका स्वामी ही घुसपैठिया था? क्या ऊपरी मंजिल में घुसने वाला घुसपैठिया अलेक्जेंडर था? नॉक बोलता है हाँ, सबसे ऊपरी मंजिल पर बचे हुए जादुई बल के अवशेष काफी हद तक उसी के जैसे थे। रोज बोलते क्या उसका स्वामी तुम्हें पहचान सकता था? नॉक बोलते मुझे यकीन नहीं है, अगर वह इस मुखौटे को पहचान लेता तो उसे पता चल जाता कि अतीत में उस ऋषि की हत्या मैंने की थी। उसे ये पता चलने का कोई तरीका नहीं है कि मैं एस्ट्रल स्टेट का बटलर था। रोज बोलती चाहे वह नौकर हो या अपराधी, अगर उसे आपके जादू का पता चल गया तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह आपके अस्तित्व से अनजान रहे। नॉक बोलता है वह एक अच्छा जादूगर हो सकता है, लेकिन जब जादुई शक्तियों को पता लगाने की बात आती है तो वह उतना संवेदनशील नहीं होता। रोज सोचती है जब मिररलिंग परिवर्तन करने वाली जादुई कलाकृतियों की बात आई तो उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो फिर उसने सबसे ऊपरी मंजिल पे घुसपैठ क्यों किया? क्या ये मुमकिन हो सकता है? क्या आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं? दूसरी तरफ एक जंगल के बीच बने घर के अंदर आरव घबराते हुए बोलता है ड्यूक एस्टेल आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? नॉक भी उनके साथ होता है। रोज मुस्कुराते हुए बोलती है मैंने आपको बताया था कि मैं आपके बिजनेस में निवेश करना चाहता हूँ, ये काफी विशाल और एकांत है, क्या ये एकदम सही नहीं है? आरव को समझ नहीं आता कि रोज क्या बोल रही है। वह बोलता है क्षमा करें, ये महज एक विचार था जो मेरे मन में आया था और आपने पहले ये इमारत खरीद ली। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अभी इस विचार को साकार करने के बिल्कुल भी करीब नहीं हूँ। मुझे लोगों को काम पे रखना है। रोज बोलती है चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वह मुस्कुराते हुए बोलती है बस आपको अपनी क्षमताओं का योगदान देना होगा। रोज उसे सारी अपनी योजना बता देती है। ये सुन के आरव हैरान होते हुए बोलता है तो वह क्या बिना खाए और बिना सोए डिलीवरी करते रहेंगे? भाड़े के सैनिक भी ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं करेंगे।
रोज बोलते हुए भाड़े के सैनिक नहीं है। आरव बोलता तो क्या वह राहगीर हैं जो आपको मिले? रोज बोलती वह आवारा भी नहीं है। आरव बोलता मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही और ग्रेस रोज बोलती मुझे विश्वास है कि मैं हूँ। ये सुन के आरव को समझ ही नहीं आता वह क्या बोल रही है। रोज आरव को अपना हाथ पकड़ने के लिए बोलती है मैं आपको आपके भावी करियर के बारे में और आपको अच्छे से समझाता हूँ। मन में सोचती है ऐसा लग रहा है आरव शैतान से सौदा करने वाला है, लेकिन ये फिर भी पूरी तरह से गलती नहीं है। आरफ लगातार रोज को देख रहा होता है जैसे ही वह मेरा हाथ पकड़ता है मेरे दिल के वादे को तुरंत ही पूरा करेगा। रोज बोलती है माय लॉर्ड, मैं इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से बता देना चाहता हूँ, मुझे आपकी शक्तियों की मदद की जरूरत है। आरफ बोलता है क्या आप मेरी वनस्पति को नियंत्रण करने वाली क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं? रोज मुस्कुराते हुए बोलती मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। सुन के आरफ खुश हो जाता है और वह जल्दी से रोज का हाथ पकड़ के बोलते है ठीक है। रोज बोलते तो अब मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, आप मेरे बारे में जो कुछ भी जानेंगे इसे किसी के सामने दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। अगर तुम उन शब्दों को दोहराने का साहस करोगे जिसे गुप्त रखने की शपथ ली गई थी, तुम्हारे दिल में अंकित प्रतिज्ञा अग्नि की ज्वाला में भस्म हो जाएगी। ये वह अभिश्राप और समझौता है जो मैं तुम्हें सौंपता हूँ, यह दिल का वादा है। ये बोलती उनका वादा पूरा हो जाता है। अपने दिल के अंदर इतनी रोशनी को जाता देख आरफ बोलता है क्योंकि एस्टेल ये है। रोज अपने मुंह पे उंगली रखते हुए उसे शांत होने के लिए बोलती है। यह बताती है ये क्षमता एस्टेल वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सौंपी जाती है। नोक हंसते हुए अपनी तरफ रोज का ध्यान लाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है यह मेरा दूसरा समझौता होगा। रोज उसे मुस्कुराता देख परेशान होते हुए सोचती है इसे भले ही दिल का समझौता कहा जाए, लेकिन आखिर ये खामोश करने वाला अभिश्राप है। वह इतनी खुशी से क्यों मुस्कुरा रहा है? उस नोक का हाथ पकड़ के उसे देख रही होती है, तभी नोक रोज को खींच लेता है अपने करीब, जिस वजह से रोज को अपने आप को संभालने का मौका भी नहीं मिलता है। खुद को नोक के इतने करीब देखकर वे चिल्लाते हुए बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो नोक? नोक उसका हाथ अपने सीने पे रखते हुए बोलता है मुझे लगता है कि दूसरा समझौता अलग तरीके से लागू किया जा सकता है। रोज बोलती इसे चाहे जिस तरीके से अंजाम दिया जाए मुझे नहीं लगता है कि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। नोक रोज को देखते हुए बोलता है मैं करता हूँ, अगर आपको इस समझौते के लिए किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत है तो मैं खुशी खुशी अपनी एक आंख देने के लिए तैयार हूँ। यह बोलकर वह उसका हाथ अपने चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है बस मुझे पट्टा पहना दो, मुझे परवाह नहीं है कि कैसा। ये बताते हुए नोक बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है।